Welcome to the class. In the last class, we were discussing about DNA, gene, chromosomes, and chromatin material. Right? So सेल स्ट्रक्चर भी हम फिनिश कर चुके थे पिछली क्लास में और DNA वगैरह के बारे में भी जान चुके थे. ठीक है, तो आज की क्लास में हम बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे. लेकिन एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन करवा दे रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल टॉपिक था. क्या हम पढ़े थे पिछली क्लास में? डीएनए, जीन, ठीक है, एक मिनट सीक्वेंस में लिखते हैं. क्रोमैटिन मटेरियल, डीएनए, जीन और क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी. साथ ही सेल स्ट्रक्चर मतलब सेल पूरा पढ़ चुके थे हम. तो क्रोमैटिन मटेरियल में हमने बताया था कि क्रोमैटिन मटेरियल में किसका बना होता है क्रोमैटिन मटेरियल. तो क्रोमैटिन मटेरियल डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन. तो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल था और हिस्टोन प्रोटीन नॉन जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, और डीएनए क्या होता है ये भी हमने बताया था. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है कहाँ पे? सेल के न्यूक्लियस में. कहाँ पे? सेल के न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसपे जीन्स लोकेटेड होते हैं ना. ये जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? डीएनए पे. मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन. जो डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो डीएनए था, ये डीएनए, इसका एक सेगमेंट हमने बताया था ये जीन होता है. ठीक है, ये वाला सेगमेंट जीन, ये वाला दूसरा जीन, ये वाला तीसरा जीन. और जीन पे क्या लिखी होती है? इंफॉर्मेशन लिखी होती है. जीन पे क्या लिखी होती है? इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन. कहाँ लिखी होती है? जीन पे. तो हर जीन पे अलग अलग जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिखी होती है और उसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से डीएनए मतलब न्यूक्लियस किसको? प्रोटीन बनाने के लिए कहता है राइबोसोम को. जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है उसी के अनुसार प्रोटीन बनाने के लिए न्यूक्लियस सेल के अंदर राइबोसोम को बोलता है. ठीक है, यह है क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम्स हमने बताया था कि जब कोई हम थ्रेड मार्केट से लेने जाते हैं, मतलब जो डीएनए है इसको सुपर कॉइल्ड कर दिया जाए. सुपर कॉइल्ड डीएनए वाले थ्रेड को जब सुपर कॉइल्ड करते हैं तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है ये, और इस पे जीन लोकेटेड रहता है. ठीक है, ये सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है. जो थ्रेड था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर सुपर कॉइल्ड रहता है तो ये इस पे जीन लोकेटेड है. एक डॉट मतलब ये क्रोमोसोम्स है और इस पे जीन लोकेटेड रहता है. ठीक है, तो हमने ये सारी बातें पिछले क्लास में पढ़ी थी. तो जो जीन है, जीन पे क्या लिखा होता है? जीन पे इंफॉर्मेशन लिखी होती है. वो उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से न्यूक्लियस प्रोटीन बनाने के लिए क्रोमोसोम्स को बोलता है. तो हर एक चीज के लिए अलग प्रोटीन होता है. जैसे मसल का प्रोटीन अलग होता है, स्किन का प्रोटीन अलग, नेल्स का प्रोटीन अलग, केराटिन, हेयर का केराटिन. ठीक है, तो अलग अलग तरह की जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो कौन बताता है? न्यूक्लियस. किसको? क्रोमोसोम्स को, प्रोटीन बनाने के लिए. और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए. जितना भी बॉडी स्ट्रक्चर है हमारा जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है. और हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो हमारी बॉडी को एंजाइम कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, तो जो कंट्रोल कर रहा है वो भी क्या है? प्रोटीन है. तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. ठीक, तो ये बातें हमने पिछली क्लास में कर ली थी. साथ ही हमने जाना था डीएनए क्या है, और एक सेल में बताया था 30,000 जीन्स होती हैं. 30,000 जीन्स मतलब एक सेल में 30,000 जीन्स इन अ सिंगल सेल. और हमारी बॉडी में कितनी सेल होती हैं? ट्रिलियंस ऑफ सेल होती हैं. ठीक है,
तो when father sperm and mother ovum mixed together, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है आप बताइए? एक सेल बनती है, ठीक है। जो फादर का स्पर्म और मदर का ओवम दोनों मिला के एक सेल बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा विकास हुआ है वो एक सेल से हुआ है। एक सेल, फादर का स्पर्म, मदर का ओवम, फर्टिलाइजेशन हुआ, एक सेल बनी। तो जो एक सेल है उसमें उस टाइम कितने जीन थे? 30,000 जीन्स थे। कितने? 30,000 जीन्स, ठीक है। और उसी सेल का सेल डिवीजन हुआ, आगे चल के बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। तो हम लोग एक सेल से ही डेवलप हुए हैं। तो उस एक सेल में 30,000 जीन्स थी, वही सेम सेल, क्योंकि उसका सेल डिवीजन हुआ तो दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, बहुत सारी सेल्स हो गई। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में है, लेकिन पहले एक ही सेल थी, ठीक है। तो उस सेल में 30,000 जीन्स जो थे, वही 30,000 जीन्स हमारी हर सेल में है, ट्रिलियंस ऑफ सेल। ये जानकारी आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा, तब आपको समझ आएगी, ठीक है। 30,000 जीन्स एक सेल में होते हैं, और जीन्स में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है। हमारा रंग कैसा होगा, हमारा साइज क्या होगा, हाइट क्या होगी, हम कैसे दिखेंगे, ठीक है। ये सारी बातें कहाँ लिखी होती हैं? जीन पे लिखी होती हैं। तो आप इसको एक बार फिर से नोट कर लीजिए। डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, इसमें सब में अंतर भी पता चल गया। एक जीन में मतलब एक सेल में 30,000 जीन्स, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक। ये बेसिक जानकारी कल की थी, इसको हम मिटा देते हैं। अब आज से हम शुरू करते हैं डीएनए, ठीक है। डीएनए पॉलीमर जानते हैं आप लोग? पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में, तो अगर नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं। व्हेन पॉलीमर क्या होता है? जब कोई एक चीज़ बार बार जुड़ के एक बड़ी सी चीज़ बना देती है ना, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीमर। देसी भाषा में बता रहे हैं। जैसे कि एक ईंट है, ईंट मिलके, ईंट एक बार थी, दोबारा जुड़ी, तिबारा जुड़ी, चौबारा जुड़ी, पूरा जुड़ के क्या बना दिया? दीवार बना दिया। तो ईंट क्या है? पॉलीमर। ईंट क्या है? पॉलीमर। वैसे डीएनए क्या है? पॉलीमर। जैसे हमारी वॉल ब्रिक है, ब्रिक, ठीक है, ये ब्रिक है। और ठीक है, तो पॉलीमर में आप लिख लीजिए पहले। when one molecule is repeatedly connected to each other, when one molecule is repeatedly connected to each other and they make a very long structure is called polymer. They make a very long structure is called polymer, ठीक है। जब कोई एक मॉलिक्यूल रिपीटेडली जुड़ता है और एक बड़ी सी स्ट्रक्चर बना देता है, तो वो क्या है? वो पॉलीमर है। जैसे ईंट क्या है? ईंट जुड़ी सारी ईंटें जुड़ के एक दीवार बना दी। सॉरी, सारी ईंटें जुड़ के एक दीवार बना दी, तो दीवार क्या है? पॉलीमर। दीवार क्या है? पॉलीमर, ठीक है। तो ये वॉल पॉलीमर किससे बनी है? ब्रिक से। किससे बनी है? ब्रिक से, ठीक है। तो ये वॉल है पॉलीमर, वो ब्रिक क्या है? मोनोमर। ब्रिक क्या है? मोनोमर। वॉल पॉलीमर, ये ब्रिक है मोनोमर। इसी तरह जो ब्रिक है, ये ब्रिक किससे बनी होती है?
वॉल तो ब्रिक से बनी है, लेकिन ब्रिक किससे बनी है? तो ब्रिक बनी है सैंड से, वाटर से, ठीक, सैंड और वाटर से ब्रिक बनी है। तो ये ब्रिक है मोनोमर, सैंड वाटर से ब्रिक बनी है तो मोनोमर है। सैंड वाटर क्ले, ये हो गई पॉलीमर, ये हो गई मोनोमर, है ना। अब क्या है, इसी तरह डीएनए पॉलीमर है, किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है, न्यूक्लियोटाइड से। इसको ध्यान से समझिए, यहीं से बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड मोनोमर। न्यूक्लियोटाइड किससे किससे मिलकर बनता है? ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड बनता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और नाइट्रोजनस बेसिस, और एक होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो डीएनए किस किस से मिलकर बनता है? न्यूक्लियोटाइड, मतलब डीएनए, पूरा डीएनए हो गया तो पॉलीमर, लेकिन किससे मिलकर बना है? तो न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती है, फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। तो जो नाइट्रोजनस बेसिस होता है ये मेनली एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन के फॉर्म में होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है। जो नाइट्रोजनस बेसिस होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन के रूप में इंफॉर्मेशन लिखी होती है। किस पे? न्यूक्लियोटाइड पे, ठीक। इसको कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ये है नाइट्रोजनस बेसिस। ये बात समझ नहीं आपको? डीएनए क्या है? पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड मोनोमर, वॉल पॉलीमर, ब्रिक मोनोमर। ब्रिक किससे मिलकर बना है? सैंड वाटर क्ले। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है? फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। और नाइट्रोजन बेसिस किसके फॉर्म में होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो न्यूक्लियोटाइड को हम ऐसे बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो। फॉस्फेट ग्रुप का हमने पी ले लिया, ठीक है। उसके बाद में डीऑक्सीराइबोस शुगर का, शुगर है ना, तो हमने एस ले लिया, और एडेनिन का ले लिया ए। तो ये क्या है? मोनोमर ऑफ द डीएनए, मतलब न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये है न्यूक्लियोटाइड। इसको आप नोट कर लीजिए, न्यूक्लियोटाइड या फिर यूनिट अबिक मोनोमर ऑफ डीएनए, मतलब इस यूनिट से मिलकर बना ना, तो यूनिट इसको बोल सकते हैं, मोनोमर ऑफ डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोस शुगर और ये नाइट्रोजनस बेसिस का एडेनिन, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियोटाइड, समझ आया? तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसे होता है? जो डीएनए कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बनाते हैं। नोट कर लिया ना? ये डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। इस पर ऐसे इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, एडेनिन, थायमिन, 80, ग्वानिन, साइटोसिन, 80,
80 guanine cytosine, 80 adenine thymine, cytosine guanine, thymine adenine, thymine adenine, adenine guanine, cytosine thymine, कुछ इस तरह होता है। ठीक है, तो जो हमने अभी बनाया था मोनोमर बनाया था ना हमने, मतलब मोनोमर ऑफ द डीएनए। तो ऐसे है फास्फेट ग्रुप, शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, एडेनिन। ठीक है, फिर से फास्फेट ग्रुप, शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ग्वानिन, फास्फेट ग्रुप, शुगर, एडेनिन, फास्फेट ग्रुप, शुगर, ग्वानिन, फास्फेट ग्रुप, शुगर, एडेनिन। ठीक है, इसी तरह थायमिन हो गया ये, शुगर, एडेनिन, फास्फेट ग्रुप, ये सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इन्हीं से मिलकर डीएनए बनता है। साइटोसिन, शुगर, फास्फेट ग्रुप, थायमिन, शुगर, फास्फेट ग्रुप, साइटोसिन, शुगर, फास्फेट ग्रुप, ग्वानिन, सॉरी थायमिन। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो एडेनिन थायमिन से जुड़ता है डबल बॉन्ड से। ठीक है, ये है शुगर, ये है फास्फेट ग्रुप, एडेनिन डबल बॉन्ड, थायमिन, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन डबल बॉन्ड, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन डबल बॉन्ड। तो डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, समझ में? एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन। एडेनिन और थायमिन हमेशा जुड़ते हैं डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है, इसको आप बना लीजिए। ठीक, बना लिया। अब थोड़ा सा लिख लीजिए, ये जो फास्फेट ग्रुप है सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है सल्फेट मतलब कि शुगर से, तो ये है फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। लिख लीजिए, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ठीक है, और ये वाला, ये दोनों बॉन्ड, एक एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। ठीक है, ये वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, आता है मतलब ये बॉन्ड वगैरह आया था पहले, आ चुका है। तो फास्फोरस से जो फास्फोरस जो मतलब फास्फेट ग्रुप जो जुड़ा है किससे? शुगर से, डीऑक्सीराइबोस शुगर से। ये वाला कौन सा बॉन्ड है? तो ये वाला है फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ठीक है, और ये एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये नोट हो गया ना। चलो, ये डीएनए समझ में आ गया आपको? डीएनए का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया कैसे होता है? ऐसे होता है। इसको और बड़ा करेंगे तो ये निकल के आएगा एडेनिन थायमिन। यहाँ पे अगर बॉन्ड लगा दें तो और छोटा हो जाएगा, लेकिन बॉन्ड नहीं लगाते हैं, इसको बड़ा करके ऐसे कर दिखेगा। एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन डबल बॉन्ड, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना? एडेनिन के साथ थायमिन लगेगा 80 और साइटोसिन के साथ में
हमेशा गुआनिन लगेगा, है ना, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सारा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये फास्फेट ग्रुप ऐसे जुड़ा होता है, राइट, समझ आएगा ना। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स ये, ठीक, समझ। चलिए इसको मिटाते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं क्या, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। अब आरएनए होता है, आरएनए होता है सिंगल हेलिक्स। क्या होता है, सिंगल हेलिक्स। ये आरएनए का क्या काम है, आगे बताएंगे। आरएनए मतलब मैसेज देने का काम करता है, मेनली मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो अभी सेंट्रल डोग्मा बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें पता चल जाएगा आपको। तो ये आरएनए है सिंगल हेलिक्स। ये किसका बना होता है, इसमें इसका न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है, मतलब इसका देखिए, उसमें डीएनए डबल हेलिक्स था, ये सिंगल हेलिक्स है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन उसमें था। इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस होगा इसका, उसमें होगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन नहीं होगा। थायमिन की जगह होगा यूरेसिल। क्या होगा, थायमिन की जगह यूरेसिल होगा, ठीक है। और राइबोस शुगर होती है उसमें। इसमें कौन सी शुगर होती है, राइबोस शुगर, राइबोस शुगर, राइबोस शुगर, ठीक है। उसमें कौन सी शुगर थी, डीएनए में कौन सी शुगर थी, डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसमें राइबोस शुगर। और फॉस्फेट ग्रुप इसमें भी होता है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेसिस होता है, नाइट्रोजनस बेसिस। तो इसका जो नाइट्रोजनस बेसिस होता है उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। एडेनिन, गुआनिन, आप नोट कर लीजिए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। उसमें थायमिन था। आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, ठीक है। क्या काम है, डीएनए मैसेज देता है किसको, आरएनए, और आरएनए क्या करता है, आरएनए आगे मैसेज फॉरवर्ड करता है राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आगे हम जानेंगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी में, ठीक। इसको नोट कर लीजिए आप। ये लिख लीजिए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और ये यूरेसिल है। थायमिन इसमें नहीं होता। अगला है, अगली रीडिंग डालिए, सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। तो जो साइंस स्टूडेंट है उनको तो बहुत अच्छे से पता है, जिन्होंने नीट की तैयारी कर रखी है या फिर जो बायोलॉजी से मतलब थोड़ा कुछ बीएससी वगैरह किए हैं ना, जो साइंस स्टूडेंट रहे हैं उनको तो अच्छे से पता है। लेकिन जो आर्ट स्टूडेंट है उनको ठीक से नहीं पता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, ये उनके लिए पहली बार हो सकता है कि फर्स्ट टाइम वो सुन रहे हो। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक से, बिल्कुल जैसे बताया जा रहा है अब तक वैसे ही बताया जाएगा, है ना। सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी क्या है, तो डीएनए जो हमारा होता है, डीएनए, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनती है, ठीक है। इसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा बायोलॉजी। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, बहुत इजी है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, क्या बना, सेंट्रल, मतलब इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अब डीएनए से आरएनए जब बनेगा तो इसको क्या बोलते हैं, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से आरएनए बनना, तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन,
और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, ये सब कुछ आता है। ठीक है, अब देखिए आरएनए से डीएनए बनता है ना, वो अभी बताएंगे। और डीएनए को कई बार खुद डीएनए, मतलब डीएनए से खुद डीएनए बनना, तो डीएनए से डीएनए बनना, ये क्या कहते हैं, डीएनए से डीएनए, मतलब डीएनए ही था, डीएनए बन गया, तो इसको कहते हैं क्या, रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ये क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनना सेल डिवीजन के टाइम में। जैसे एक सेल है, उसके पास जब एनर्जी और मैटर बहुत ज्यादा हो जाता है बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, तो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, एक डीएनए से दूसरा अलग सा डीएनए बन जाता है, सेम डीएनए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, ये है रेप्लिकेशन। ठीक है, ये कब होता है, सेल डिवीजन के टाइम में, है ना। उसके बाद आरएनए से भी कई बार डीएनए बनता है, आरएनए से डीएनए बनना, इसको क्या बोलेंगे, आरएनए से डीएनए बनना। तो ये ट्रांसक्रिप्शन था, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये बहुत इजी है, बहुत मतलब सबको समझ आएगा, एक पॉइंट बस, बहुत मजा आने वाला आपको। ठीक है, आरएनए से डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या होता है, तो जो ये रेट्रोवायरस होते हैं, रेट्रोवायरस, क्योंकि रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। वो हमारी, मान लीजिए कोरोना था, उसमें आरएनए वायरस था, वो हमारी बॉडी में एंटर कर गया, तो हमारी बॉडी में वो डीएनए बना लेता है, अपने आरएनए को डीएनए बना लेता है। तो आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन करता है, रेट्रोवायरस करते हैं। ठीक है, तो वो अपने आरएनए को डीएनए बना लेता है प्रोटीन बनाने के लिए, है ना। ठीक, समझे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लेना। अब डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन क्या करेगा, तो प्रोटीन हमारी सारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी बनेगा बॉडी, वो किससे बनेगी, प्रोटीन से बनेगी। ठीक है, ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, प्रोटीन क्या करता है, बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है। पहले तो बॉडी स्ट्रक्चर, जो कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की बनी है, स्किन प्रोटीन की बनी, हेयर प्रोटीन के बने, नेल प्रोटीन के बने, जो भी हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है प्रोटीन के बने। उसके बाद इसको कंट्रोल भी करता है। ठीक है, कंट्रोल भी करता है किसके थ्रू, एंजाइम के थ्रू। एंजाइम किसके बने होते हैं, एंजाइम प्रोटीन के बने। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या काम है, प्रोटीन बॉडी को स्ट्रक्चर देता है और कंट्रोल करता है, मतलब कंट्रोल करता है किसके, एंजाइम के माध्यम से। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब नोट कर लेना आपने। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग इंटर मार रहे थे बस, बिल्कुल। अब डीएनए है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ठीक है, डीएनए किससे मिलकर बनता है, जीन से। किससे, जीन से मिलकर बनता है ना, बताया था सेगमेंट ऑफ डीएनए का जीन, तो जीन से मिलकर बना है ना। तो जब एक जीन है तो उसको जीन कहते हैं, लेकिन अगर सारे जीन बॉडी के मिल जाए, बॉडी के सारे जीन, मतलब सारे जीन, एक जीन है तो जीन अकेला रहेगा, लेकिन सारे जीन पूरी फुल बॉडी के, तो इसको बोलते हैं जीनोम।
डीएनए किससे मिलके बना है? जीन से। एक जीन है तो उसको जीन बोलेंगे, लेकिन अगर सारे जीन मिला दिए जाए बॉडी के तो वो क्या है? वो है जीनोम। आरएनए अकेला है तो आरएनए रहेगा, लेकिन अगर सारे आरएनए मिल गए पूरी 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 बॉडी के आरएनए तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्टोम। ट्रांसक्रिप्टोम क्यों? क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन से बना है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्टोम। ठीक है। अब आरएनए से प्रोटीन, इसको प्रोटीन अकेला है तो इसको प्रोटीन बोलेंगे। सारी बॉडी के प्रोटीन मिला दें तो प्रोटियोम। ठीक है। डीएनए अकेले मतलब जीन से मिलकर बना, अकेला जीन रहेगा, अकेला जीन रहेगा तो जीनोम, मतलब अकेला जीन रहेगा तो जीन, और कंप्लीट बॉडी के सारे जीन अगर मिला दिया जाए तो जीनोम। जैसे टाइगर जीनोम ना, ह्यूमन जीनोम, मनुष्य मतलब हमारी बॉडी के सारे जीन ह्यूमन जीनोम, मतलब कंप्लीट जीन्स। टाइगर के जीनोम का स्टडी करना होता है तो टाइगर की कंप्लीट बॉडी के जीन्स। ठीक है। आरएनए सारे आरएनए मिला के ट्रांसक्रिप्टोम। प्रोटीन अकेला है तो प्रोटीन, सारे मिला के पूरी बॉडी के प्रोटीन मिला के प्रोटियोम। इनकी सबकी स्टडी क्या कहलाती है? इनकी जीनोम की स्टडी, स्टडी ऑफ ऑल मतलब जीनोम, स्टडी ऑफ जीनोम, ये है जीनोमिक्स। ये है ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स ये है प्रोटियोमिक्स। ठीक है। तो ये ऑल में जीनोम, ट्रांसक्रिप्टोम, प्रोटियोम, स्टडी जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स। इसको भी नोट कर लीजिए, समझ आ गया होगा ना? बहुत ही है, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है जीनोमिक्स। हेडिंग डालिए जीनोमिक्स। जीनोमिक्स मतलब स्टडी ऑफ ऑल जीनोम, स्टडी ऑफ ऑल जीनोम ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो जीनोमिक्स। ठीक है। लिखिए जीनोमिक्स लिखिए, स्टडी ऑफ ऑल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। स्टडी ऑफ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोमिक्स। स्टडी ऑफ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोमिक्स। ठीक है। तो अब स्टडी हमें करने की क्या जरूरत है भाई? स्टडी हमें मतलब करने की जरूरत क्या पड़ी? तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो उसमें लिखी होती है, किसमें? जीन्स में। जीन्स में क्या लिखी होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उन्हीं के हिसाब से क्या बनता है? प्रोटीन बनती है। उन्हीं के हिसाब से प्रोटीन बनती है। तो जो इंफॉर्मेशन लिखी होगी वही प्रोटीन बनेगी। मान लीजिए कुछ फॉल्टी इंफॉर्मेशन लिखी है उसमें, तो फॉल्टी जीन बन जाएगी। जैसे जेनेटिक डिजीज होते हैं कुछ, हीमोफीलिया मान लीजिए जेनेटिक डिजीज है हीमोफीलिया, तो मदर या फादर में से अगर किसी को है तो बच्चे में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन अगर लिखी गई तो रॉन्ग गलत प्रोटीन बनेगा, डिजीज हो जाएगा उससे। तो हमारी बॉडी के सारे जीनोम की स्टडी करना था। अमेरिका एक बड़ा देश है, तो अमेरिका ने सोचा चलो क्या करते हैं, ह्यूमन जीनोम का हम स्टडी करते हैं, है ना, ताकि इससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन कौन से फॉल्टी जीन हैं और ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है उनका आगे आने वाले फ्यूचर में। तो अमेरिका ने स्टार्ट किया क्या? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या स्टार्ट किया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आगे लगी HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ? 1990 से 2003।
मतलब सारे जीन की स्टडी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, 30,000 जीन्स हैं और उसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन के फॉर्म में, है ना, अभी बताया था। तो 1990 में स्टार्ट हुआ, 2003 में। क्यों? क्योंकि जेनेटिक डिजीज का पता लग सके और क्या क्या डेटा लिखा है इन सब चीज़ों का पता लग सके। ठीक है, तो अभी हमें जीपी पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें लिखिए आप जीपी में इनिशिएटेड बाय यूएसए मैनी कंट्रीज हेल्प इन दिस, मतलब यूएसए ने स्टार्ट किया, बाद में और सारे देश इसमें आगे ज्वाइन हो गए। एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट, हेडिंग डालिए एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मतलब एसजीपी का एम क्या है। एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट, पहला टू रीड द जीनोम ऑब्लिक जीन्स ऑफ ह्यूमन, टू रीड द जीनोम ऑब्लिक जीन्स ऑफ ह्यूमन, मतलब सारे जीन्स का पढ़ना, क्या क्या लिखा है उसमें, किस फॉर्म में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन के फॉर्म में क्या क्या लिखा है, ठीक है, वो पढ़ना। दूसरा टू रीड द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑफ ह्यूमन डीएनए, टू रीड द नाइट्रोजनस बेस, to read the sequence of nitrogenous base of human DNA, to read the sequence of nitrogenous base of human DNA, ठीक है। This is also known as gene sequencing or gene mapping. This is also known as gene sequencing or gene mapping. इसको जीन मैपिंग भी कहते हैं, मतलब जीन सीक्वेंसिंग ना, एक सीक्वेंस जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन है, नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस, उसको पढ़ना, ठीक। इसके ये एम था, मतलब यही इसी के लिए स्टार्ट किया गया एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है पावर सप्लाई इशू, फिर से हो गया है पर बोल के तब तक लिखवाने हैं, शायद 5 मिनट में बैक हो जाएगा। 1 मिनट पूरा लिखिए मेथड्स यूज्ड इन एचजीपी। मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स का यूज किया गया, तो इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन कौन से मेथड्स का यूज किया गया। तो पहला है सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। और दूसरा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो आप पहले लिखिए सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन में नोट करिए टू रीड द नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, टू रीड द नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, मतलब जो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, उसी का सीक्वेंस रीड करने के लिए ये मेथड अपनाया गया। कौन सा? सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक। नेक्स्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में लिखिए स्टोरेज स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ जीनोमिक डेटा। इन सुपर कंप्यूटर, जो एचजीपी डेटा था, जीनोमिक डेटा मतलब एचजीपी डेटा, उसको एक सुपर कंप्यूटर में स्टोर करना, क्योंकि बहुत सारा डेटा हो जाएगा ना, ये नॉर्मल कंप्यूटर के बस की बात नहीं है, इसको स्टोर करना एक सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। तो एक सारा जो जेनेटिक डेटा है, एचजीपी डेटा है, उसको एक बड़े से सुपर कंप्यूटर में स्टोर करना, ये क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बहुत सारा डेटा हो जाएगा ना, इतना डेटा हो जाएगा कि 3000 बुक के बराबर, 3000 बुक के बराबर, और जो पूरी बुक होगी, एक बुक, उसमें 1000 पेज होंगे, 1000 पेज, और 3000 पेज के बराबर, 3000 बुक के बराबर डेटा हो जाएगा, और एक बुक में 1000 पेज होंगे। ये 12th के एनसीईआरटी में लिखा है,
ठीक है, इतना सारा अगर बुक फॉर्म में लिखा जाए 13 साल लग जाएंगे लिखने में लगभग, है ना। तो उसमें पॉसिबल नहीं था बुक फॉर्म में, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती, एक सुपर कंप्यूटर की, बहुत बड़ा कंप्यूटर। तब 13 साल तो लगे ही स्टोर करने में, लेकिन इतना डेटा स्टोर होता, कितना स्टोर होता, 3000 बुक्स के बराबर, 3000 बुक्स के बराबर। एक बुक में कितने पेज, 1000 पेज। तो ये जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, ये गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी है, मतलब गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स को गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। लाइट का इशू है, तो आगे हम जब पावर आ जाएगा उसके बाद स्टार्ट करते हैं, तब तक इसको पॉज कर देते हैं। ठीक है, पॉज करने जा रहे हैं ना, तक आ गई लाइट, अच्छा हुआ, थैंक गॉड। तो कौन कौन से इसमें मेथड यूज किए गए, सीक्वेंस नोटेशन और बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, जो भी डेटा है एचजीपी डेटा, उसको एक बड़े से सुपर कंप्यूटर में स्टोर करना, एक बड़े से सुपर कंप्यूटर में स्टोर करना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स को क्या कहते हैं, गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एक मिनट, हम इसको आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा सर। ये है बायोलॉजी, ये है मैथ, ये है कंप्यूटर। इन तीनों को मिला के जो ये वाला एरिया है, शैडो एरिया, ये है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, राइट। कल माइक आ जाएगा तो आपको वॉइस इशू नहीं होगा कल की क्लासेस से। आज थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, आपको पता है इंडिया में नॉइस पॉल्यूशन हर जगह है ना। ये जो स्टूडियो है ये कॉलोनी में घुसा हुआ है, कॉलोनी में कितनी आवाज़ होती है आपको पता ही है, राइट। तो ये है हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इसको नोट करिए। नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ एचजीपी। इसके क्या क्या रिजल्ट है, ये जो किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी, इसके रिजल्ट्स क्या क्या है, तो नोट करिए। पहला, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स वाज डिटरमाइंड 30,000। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स वाज डिटरमाइंड 30,000 जीन्स। कितना, 30,000 जीन्स। The total number of nitrogen base sequence was determined 300 crore. The total number of nitrogen base sequence was determined 300 crore. 300 crore कितना, 300 crore नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस। Next, half of the DNA is junk DNA. Having repeated sequence, half of the DNA is junk DNA. Half of the DNA is junk DNA. Junk DNA मतलब कबाड़ी, फ्री है वो, मतलब बेकार है। जंक फूड होता है ना, बेकार, काम का नहीं है। वैसे ही जंक डीएनए, हाफ ऑफ द डीएनए। आधे से ज्यादा डीएनए ऐसे ही है, रिपीटेड सीक्वेंस है, 80। ठीक है, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वान 80, ये वाला फ्री है, मतलब इसका कोई काम नहीं है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जंक डीएनए है। डीएनए का क्या काम होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन ये वाला जो है हाफ ऑफ द डीएनए का पोर्शन, ये ऐसे ही है, रिपीटेड सीक्वेंस है, सारे जीन एक्टिव ही नहीं इसके। ठीक, इससे कहाँ पता चला, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स में पता चला कि हाफ ऑफ द डीएनए जंक डीएनए हैविंग रिपीटेड सीक्वेंस।
कोई उसका प्रोटीन सिंथेसिस में रोल नहीं है जो जंक डीएनए है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ओनली 2% ऑफ द जीन्स आर एक्टिव इन अ स्पेसिफिक सेल। ओनली 2% ऑफ द जीन्स आर एक्टिव इन अ स्पेसिफिक सेल। तो एक सेल में 30,000 जीन्स हैं, लेकिन 2% ही एक्टिव हैं, लगभग 600 जीन एक्टिव हैं, बाकी बेकार, किसी काम के नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, मतलब इनएक्टिव मोड में है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आप पढ़ाई लिखाई करके आज के 1 साल बाद या 2 साल बाद IAS बन गए, तो आपको एक बड़ा सा घर बनवाना है। अब जब बड़ा सा घर बनवाना है तो आपने ठेकेदार को बोल दिया घर बनवाने के लिए कि भैया ये इतना पैसा लो और एक घर बना के तैयार करो। तो वो क्या करता है, वो घर तो बना दिया, उसमें वायरिंग भी कर दी, उसमें सब कुछ कर दिया, लेकिन जब आप देखने आए तो उसने क्या किया, एक बेडरूम, एक किचन, एक बाथरूम, उस आपने जब देखा घर बना था तो बेडरूम में भी फ्रिज का सॉकेट लगा हुआ है, बाथरूम में भी फ्रिज का सॉकेट लगा हुआ है, किचन में भी फ्रिज का सॉकेट लगा हुआ है, किचन में भी लैपटॉप का सॉकेट लगा हुआ है, बाथरूम में भी लैपटॉप का सॉकेट लगा हुआ है, और बेडरूम में भी लैपटॉप का सॉकेट लगा हुआ है। मतलब सारे सॉकेट हर जगह लगे हुए हैं। तो क्या बाथरूम में फ्रिज का कोई रोल है? नहीं है, लेकिन वो सॉकेट लगा हुआ है। क्या किचन में कोई लैपटॉप का रोल है? नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी सॉकेट लगा हुआ है। तो उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन वो लगा हुआ है केवल। तो आपको देख के तो गुस्सा आएगी बहुत ज़्यादा, तो भैया ये क्या किया, पैसों की बर्बादी कर दी। लेकिन हमारी जीन्स में हाफ ऑफ द डीएनए ऐसे जंक डीएनए है और सारी जीन्स एक्टिव नहीं है। ओनली 2% जीन्स आर एक्टिव इन ए स्पेसिफिक सेल। राइट, समझ में आ गया होगा आपको ना। अगला पॉइंट, डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और जेनेटिक मटेरियल of any two human being will match up to 99%, will match up to 99.9%। फिर से, डीएनए और जेनेटिक मटेरियल of any two human being will match up to 99.9%। Unique personality and features are due to just 0.1% difference। Unique personality and features are just due to 0.1% difference। ठीक है, तो जो हमारा 99.9% है क्या, डीएनए, वो हमारा डीएनए और आपका डीएनए सेम है। क्यों? क्योंकि 2 हाथ मेरे, दो हाथ आपके भी, 2 आंखें मेरी, 2 आंखें आपके भी, 2 पैर मेरे, 2 पैर आपके भी। तो हमारी बॉडी में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है, 99.9% सिमिलरिटी है। कान 2 हमारे, कान 2 आपके भी, 10 उंगलियां मेरी, 10 उंगलियां आपकी, 2 हाथ मेरे, 2 हाथ आपके। तो सारी तो सिमिलरिटी ही है। ठीक है, जितनी हड्डियां मेरे अंदर उतनी हड्डियां आपके अंदर, सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिफरेंस बहुत कम है। वो डिफरेंस क्या है, 0.1% डिफरेंस की वजह से जो हमारे जीन में डिफरेंस है 0.1% का, उसीलिए हम सब में डिफरेंस दिखता है। लेकिन मान लीजिए आप चिड़ियाघर में घूम रहे हैं, चिड़ियाघर में आपने, चिड़ियाघर नहीं, आप मान लीजिए किसी वन्यजीव अभ्यारण्य गए हैं, वहाँ पे टाइगर रिजर्व में आप घूम रहे हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व में एक टाइगर ने आपको क्रॉस किया, मतलब रोड क्रॉस किया, आप देख रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरा टाइगर उसी साइड से आता है, रोड क्रॉस करता है। तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या ये वही टाइगर है या दूसरा टाइगर है। क्यों? क्योंकि टाइगर को तो आप देखे हो, तो आप ये नहीं समझ सकते हो। तब तक नहीं समझते हो जब तक उसके साथ डेली रहते ना हो। अगर आप डेली रहते हो तब समझ सकते हो, लेकिन ऐसे एक टाइगर क्रॉस किया, थोड़ी देर बाद दूसरा टाइगर क्रॉस किया, तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि क्या ये वही टाइगर है या दूसरा टाइगर है। ऐसे ही जब टाइगर हमें देखता है, जब टाइगर हमें देखेगा, उसके बाद आपको देखेगा, मान लीजिए हमें देखा, मैं निकल गया, भाग गया, उसके बाद आपको देखा,
तो उसको भी वैसे ही दिखेगा कि मतलब आदमी ये सेम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 0.1% डिफरेंस है वो हम ही आपस में पहचान सकते हैं ना, वो दूसरे जीव नहीं पहचान सकते हैं। जैसे एक चूहा हम देखेंगे, ये चूहा है, थोड़ी देर बाद दूसरा चूहा देखेंगे तो हमें इतना सारा नहीं पता चलेगा कि क्या वही चूहा है या दूसरा चूहा है। सेम वे टाइगर में भी और अदर एनिमल्स में भी ऐसा होता है, वो भी हमें नहीं पहचान पाएंगे जब तक हमारे साथ ना रहते हों। ठीक है, समझा गया ना? तो 99.9% हम लोग सेम हैं और 0.1% केवल डिफरेंस है हमें। ठीक, लेकिन 0.1% के डिफरेंस की वजह से हम अलग दिखते हैं। जैसे क्या है, राम हैज रेड हेड। ठीक है, राम हैज रेड हेड। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, एच की जगह सी लग जाए, राम हैज रेड कैट, पूरा डिफरेंस हो गया ना, पूरा सेंटेंस चेंज हो गया। सेम वैसे ही 0.1% डिफरेंस की वजह से हम लोग अलग अलग दिखते हैं। बाकी 99.9% हमारी बॉडी में सिमिलरिटीज है, समानताएं हैं, तो हम लोग सिमिलर ज़्यादा हैं, डिसिमिलर कम है। राइट, समझ में आ गया होगा ना? ये है रिजल्ट ऑफ एचजीपी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए, बेनिफिट्स ऑफ एचजीपी। बेनिफिट्स ऑफ एचजीपी। बेनिफिट्स ऑफ एचजीपी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो एचजीपी हुआ था उसके क्या क्या बेनिफिट्स सामने निकल के आए। ठीक है, पहला लिखिए, जेनेटिक बेसिस ऑफ मैनी डिजीज। सच इंफॉर्मेशन कैन बी हेल्पफुल फॉर जीन थेरेपी। सच इंफॉर्मेशन कैन बी हेल्पफुल फॉर जीन थेरेपी मतलब जेनेटिक बेसिस ऑफ मैनी डिजीज। जो बहुत सारे डिजीज हैं उनका जेनेटिक बेसिस क्या है? लाइक हीमोफीलिया का एग्जांपल दिया था ना, मदर में हीमोफीलिया, फादर में हीमोफीलिया है, तो कहाँ पे इंफॉर्मेशन में गड़बड़ी है ये हमें पता चलेगा। किससे? बेनिफिट्स में। किससे? एचजीपी के बेनिफिट से हमें पता चलेगा। राइट, नेक्स्ट, with the help of personal genomics, risk assessment can be carried out. With the help of personal genomics, risk assessment can be carried out. तो पर्सनल जीनोमिक क्या है? पर्सनल जीनोमिक मतलब अपने ही जीनोम की स्टडी करवाना, इस कारण पर्सनल जीनोमिक्स। तो पर्सनल जीनोमिक्स से हमें क्या पता चला? रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या होता है? रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट रिस्क असेसमेंट मतलब जो हमारे बॉडी में फ्यूचर में कोई रिस्क आने वाला है, कोई बीमारी है। मान लीजिए अभी हमने अपना एचजीपी रीड करवाया तो हमें एचजीपी में ये पता चल जाएगा कि 60 साल बाद तुम्हारे ये बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो एंजेलिना जोली का आपने नाम सुना होगा ना, एंजेलिना जोली। बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा आ रही थी। हाँ, एंजेलिना जोली का नाम सुना होगा ना, हॉलीवुड एक्ट्रेस है, हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली। एक बहुत ही ब्रेव लेडी है, बहुत सारी मूवीज में उन्होंने काम किया, लेकिन उनकी फैमिली हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो जो उनकी मदर थी वो किससे एक्सपायर हो गई थी? ब्रेस्ट कैंसर से। ब्रेस्ट कैंसर से एक्सपायर हो गई थी। और जो उनकी मदर की मदर थी वो भी ब्रेस्ट कैंसर से एक्सपायर हो गई थी। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर 40 साल के बाद लेडीज में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया? एंजेलिना जोली की
मदर भी मरी थी और मदर की मदर भी मरी थी, मतलब 2 पीढ़ी से ब्रेस्ट कैंसर से उनके यहाँ मतलब दो लोग मर चुके थे। ठीक है, तो एंजेलिना जोली ने अपना पूरा जीनोम स्टडी करवाया, पर्सनल जीनोम के थ्रू अपना जीनोम स्टडी करवाया। मैरियार्ड कंपनी है यूएसए में, जिससे उन्होंने करवाया था, मैरियार्ड कंपनी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, हम आपको केवल बता रहे हैं समझाने के लिए। तो अपना जीनोम का स्टडी करवाया। तो मैरियार्ड कंपनी ने जब स्टडी किया उनके जीनोम का, तो उसमें 2 कैंसर मतलब 2 सेल्स अवेलेबल थे। कौन कौन से? BCRA1, BCRA2, ये दोनों थे, अवेलेबल थे, जो एक्टिव नहीं थे, मतलब उनके कैंसर नहीं था, लेकिन उन्होंने रिस्क असेसमेंट करवाया था केवल। लेकिन ये कब एक्टिव होते हैं? 40 साल के बाद एक्टिव हो जाते हैं। तो उन्होंने अपना डबल ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी मतलब डबल मैस्टेक्टॉमी करवा दी। क्या डबल मैस्टेक्टॉमी? मतलब दोनों ब्रेस्ट सर्जिकली रिमूव करवा दिए। बाद में वो पब्लिक के सामने आएगी, उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर है वो डरे नहीं, ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो सकता है, टाइम से आके समय पे आके अपना इलाज करवाएं। ठीक है, तो वो डबल मैस्टेक्टॉमी के थ्रू उन्होंने सर्जिकली अपने दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवा दिए थे, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी जिसमें ब्यूटी की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, बॉलीवुड। लेकिन फिर भी उन्होंने पब्लिक के सामने आके ये बात कही। तो शी इज़ वेरी ब्रेव लेडी। BCRA1, BCRA2 ये जो 2 जीन उनके अंदर अवेलेबल थे, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 40 साल के बाद ये जीन एक्टिव हो जाते हैं। तो उन्होंने डबल ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी के थ्रू इनको हटवा दिया था। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट इससे किया जा सकता है। किससे? एजीपी के बेनिफिट में, पर्सनल जीनोमिक्स। राइट, नेक्स्ट पॉइंट लीजिए। विद द हेल्प ऑफ जीनोमिक स्टडी, विद द हेल्प ऑफ जीनोमिक स्टडी, कस्टम ड्रग और डिजाइनर ड्रग, कस्टम ड्रग, डिजाइनर ड्रग can be developed, which will have no side effect and the treatment will be better, which will have no side effect and the treatment will be better। ठीक है, तो जैसे अभी हम कोई दवा खाते हैं, मान लीजिए पैरासीटामॉल खाया, तो पैरासीटामॉल क्या करती है? 1000 लोगों ने अगर खाया तो 990 लोगों को तो फायदा करेगी, है ना, और 10 लोगों को कुछ को साइड इफेक्ट हो जाएगा। और हमें तो पैरासीटामॉल फायदा कर रही है, लेकिन 9 लोगों को साइड इफेक्ट हो सकता है। और क्या पता एक पैरासीटामॉल खाए और टपक जाए, मर भी सकता है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। ठीक है, क्योंकि सबकी जेनेटिक्स अलग अलग है, किसी को फायदा कर सकती है, किसी को नुकसान करती है। तो जो एक मतलब रैंडमली बनाया जाता है, जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं, ये रैंडम डेटा लेके, रैंडम सैंपल लेके बनाई जाती है। सैंपल रैंडमली सैंपल ले लिया जाता है, उन्हीं पे बनाया जाता है। तो ये फिट नहीं बैठती है किसी पे। 990 मतलब ज़्यादातर को तो ये फायदा करती है, लेकिन 10 लोगों को नुकसान कर गई 1000 में। तो इससे क्या होगा? जो HGP है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स, इससे एक डिजाइनर ड्रग, कस्टम ड्रग या डिजाइनर ड्रग बनाया जा सकता है, मतलब टेलर मेड ड्रग। जैसे हम बाहर जाते हैं, कहाँ पे? रेडीमेड शॉप पे गए अपना शर्ट लेने, तो शर्ट में क्या है? किसी की बाही बड़ी है तो हमारा ये फिट आ रहा है, ठीक है, किसी की हाइट ज़्यादा है, मतलब लंबाई ज़्यादा है शर्ट की, तो बाहें छोटी हैं, तो हम क्या करते हैं? थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन जब हम टेलर की दुकान में जाते हैं तो हमारी ही नाप का सीता है, हमारी नाप का बिल्कुल फिट सीता है शर्ट। ठीक है, तो वैसे ही जो डिजाइनर ड्रग होगा वो पर्सनल जीनोमिक्स के हिसाब से बनाया जाएगा। जैसे कभी कभी आता है ना कि दिल्ली में एक बच्चे को या बच्ची को ये हो गया, या कहीं पे जिसमें 18 करोड़ रुपए लगेंगे उसको ठीक करने में, ये बीमारी हो गई, तो उसमें क्या होता है? वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, पब्लिकली फंड इकट्ठा किया जाता है। तो अभी जैसे लेटेस्ट अभी आया था, एक बच्ची को हो गया था, एक बीमारी हो गई थी जो कि 5 लाख में एक को होती है, तो उसको हो गई थी। तो
18 करोड़ रुपए चाहिए थे। अमेरिका में एक कंपनी है जिसने उसकी जीनोमिक स्टडी किया और एक ड्रग बनाने की बात कही कि ये ड्रग उसी बच्ची पे काम करेगा, उस यूनिक बीमारी पे। तो पब्लिक फंड के थ्रू 18 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए और बच्ची का ऑपरेशन, मतलब बच्ची की जीन थेरेपी की गई, राइट। तो कस्टम ड्रग या डिजाइनर ड्रग इससे बनाया जा सकता है, मतलब उसी बच्चे के लिए वो बनाया गया, उसका जीनोम स्टडी करके। समझा गया? अगला पॉइंट लिखिए, कस्टम ड्रग आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जीनोमिक डेटा। राइट, नोट कर लिया ना। नेक्स्ट, HGP data help in study of structure and function of gene. HGP data help in structure and function of gene. तो जो हम ह्यूमन बीइंग है ये अलग अलग रेसेस के हैं, ठीक है। कोई मंगोलाइड है, कोई ह्यूमनाइड है, कोई कॉकेसाइड है। पावर सप्लाई फिर से चली गई, तो हम बोल रहे हैं लगातार, अभी हो सकता है 2-3 मिनट में आ जाए, तो हम फिर से रिपीट कर देंगे। तो कोई मंगोलाइड है, कोई कॉकेसाइड है, तो अलग अलग जगह से लोग माइग्रेट करके अलग अलग गए हैं। तो ये हम हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं ना कि ये यहाँ से माइग्रेट होके आए थे, तो उसका हमें प्रूफ भी मिल जाता है। कहाँ से? HGP डेटा से, राइट। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो किया गया था, कितने लोगों पे किया गया था? 10,000 लोगों पे किया गया था। कितने पे? 10,000 लोगों पे किया गया था, राइट। अब पावर सप्लाई जल्दी से आ जाए। अंधेरे में क्या ही बोले, कल भी यही हुआ था।